आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। आगामी चुनावों से पहले जातिगत जनगणना की मांग तेज होती जा रही है। वहीं बिहार की तरह ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जातिगत जनगणना का सरकार ने फैसला कर लिया है। बिहार के पैटर्न पर जातिगत जनगणना होगी। जनगणना शुरू करेंगे। पीसीएस चीफ डोटासारा ने कहा कि हमारा कैंपेन हर बूथ वॉर चलेगा। हमारा नारा होगा काम के दिल से, कांग्रेस फिर से। तो वहीं प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में एक जनसभा में कहा कि भूपेश बघेल दूसरी बार सीएम बने तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेचुलेशन जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। बिहार में आपने देखा है, बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं। 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, अब बिहार की तर्ज पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर बिहार के बाद सभी राज्यों में यहाँ पर बात चलने लगी है और खुशखुशाहट इसकी यहाँ होने लगी है कि अब जातिगत जनगणना कहाँ कहाँ कराई जाएंगी। उसको लेकर पहल भी की जा रही, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ में बड़ा बयान दिया है। मन से उन्होंने कहा है कि अगर हमारी दोबारा सरकार बनेगी, यानी भूपेश बघेल अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ पर हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो वहीं अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि हम भी जातिगत जनगणना कराएंगे। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो जातिगत जनगणना करने की जो बात है वो लगातार चरम पे जाती जा रही है और उस पर बहस भी छिड़ गई, क्योंकि यहाँ पर जातिगत जनगणना कराना ही केवल महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बल्कि जातिगत जनगणना के साथ साथ यहाँ ये भी बात है कि जातिगत जनगणना जहाँ अब हो चुकी है वहां पर क्या स्थिति बनने वाली है, क्या कोई विजन बनाया है। क्योंकि अगर हम बात करें नंदिनी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जातिगत जनगणना के हिसाब से यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि कौन जाति कितनी % है, ये स्पष्ट हो जाता है। पर तब भी जनगणना के अनुसार या वोटिंग के अनुसार ये मालूम पड़ जाता है कि पहले भी हमेशा जानकारी मिलती रहती है कि ओबीसी इतना % है, अल्पसंख्यक वर्ग इतना % है, सामान्य वर्ग इतना % है। हाँ, जातिगत जनगणना के माध्यम से पूरी जाति का एक सिनेरियो सामने आ जाता है। उसके अब जो पहले से जानकारी होती है कितना % ओबीसी है, इतना % आपका दलित वर्ग है, इतना % सवर्ण वर्ग है, इतना वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग, उसके बावजूद अगर यहाँ पर उन वर्ग के लिए काम नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात करना केवल और केवल एक शुरुआत है कि जहाँ पर बिहार के बाद हुई है। अब हम इसको मुद्दा चूंकि ये गर्म हो चुका है, इसी मुद्दे को लगातार भुनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब बिहार की तर्ज पर यहाँ पर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो है जातिगत जनगणना कराने की बात कही जा रही है। लगातार जातिगत जनगणना पर इतना जोर क्यों दे रहा है? वहीं एनडीए की बात करें तो लगातार इसका विरोध कर रहा है, तो कितना फायदा पहुंचने वाला है आईएनडीआई गठबंधन को? देखिए नंदिनी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये फायदा केवल और केवल राजनीति के लिए फायदा है। बाकी अगर ये बात करें फायदे की कि जनता को उसका लाभ मिलना, जनता को उसका लाभ नहीं, बल्कि इसके आने से और निश्चित रूप से बहमत से रूप फैलेगा। कि जहां पर अगर बात करें, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि राहुल गांधी बोल चुके हैं जिसका जितनी आबादी उसका अपना हक, तो ठीक है यहाँ पर बात है, पर यहाँ पर यह भी देखने वाली बात होगी कि किसकी आबादी को कौन यहाँ पर लाभ लिया है, कौन लाभ नहीं लिया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा बना रहता है, क्योंकि हमारे देश में आरक्षण पहले से लागू है।
तो यहाँ पर सबको यहाँ पर समान अधिकार मिलते, भारतीय संविधान के हिसाब से सबको यहाँ पर समान अधिकार प्राप्त है। पर अगर जिस तरह से जातिगत जनगणना होगी तो तमाम आंकड़े निकल के आएंगे, तो यहाँ पर जो सामयिक समरसता, जो हमारे देश का मुख्य आधार है, जो हमारे देश का भाईचारा है, कहीं ना कहीं उसको भी यहाँ पर बांटने की कोशिश की जा रही है। और निश्चित रूप से जातिगत जनगणना कराना बुरी बात नहीं है, कराना चाहिए। आंकड़ों के लिए बहुत जरूरी है, विकास के लिए बहुत जरूरी है, नीति के लिए बहुत जरूरी है, योजनाओं के लिए बहुत जरूरी है। पर जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। देश की सामाजिक समरसता के लिए और एकता के लिए निश्चित रूप से ये आंकड़े सार्वजनिक करना निश्चित रूप से बड़ी भूल हो सकती है। जी, देखा जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है अभी भी, और लेकिन क्या जिस तरीके से कांग्रेस ने इस तरीके से कहा कि वो चुनाव जीतने के बाद जातिगत जनगणना कराएंगे, तो इससे पहले आखिर कांग्रेस क्या कर रही थी? निश्चित रूप से नंदिनी, सवाल सबके सामने है, और ये सवाल केवल बिहार ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी सबके सामने है, छत्तीसगढ़ में सबके सामने है। और यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है तो उसके भी सामने है कि 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई थी, उसके बाद उसको सार्वजनिक नहीं किया था, जबकि उसके बाद लगभग 2.5 साल सरकार रही थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, उसके बाद बीजेपी सरकार आई थी, उसने जातिगत जनगणना उसने भी नहीं करी। तो अगर मनमोहन सरकार उस समय थी तो 2.5 साल का लगभग कार्यकाल वहां मिला हुआ था, जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक की जा सकती, पर वहां पर नहीं किएगा। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव आ गया है, राजस्थान में चुनाव आ गया है, इसके अलावा मध्य प्रदेश चुनाव आ गया है, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव है, तो निश्चित रूप से जो भी मुद्दे यहाँ पर अब उठ रहे हैं वो मुद्दे निश्चित रूप से नंदिनी चुनावी हैं। और इन मुद्दों को उठाना केवल और केवल इस चुनाव की नीति बन चुकी, क्योंकि यहाँ पर 4-4.5 साल सरकार चलाने के बाद, 4.25 साल सरकार चलाने के बाद अगर यहाँ पर अब जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो मुद्दे हैं ये चुनावी हो चुके हैं। हालांकि जातिगत जनगणना कराना आवश्यक भी है, क्योंकि ये देश के लिए नीति बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए बहुत बेहतर यहाँ पर एक प्रकार से रिव्यू रहेगा, बहुत बेहतर यहाँ पर एक व्यवस्था रहेगी। पर यहाँ पर सार्वजनिक करना निश्चित रूप से हमारे देश की सामाजिक समरसता के लिए बेहतर नहीं है। जी, देखिए लगातार इंडिया गठबंधन इस पर जोर दे रहा है और उत्तर प्रदेश में भी लगातार अखिलेश यादव भी इसकी मांग करते नजर आते हैं। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में भी INDI इसी पर भी जोर देगा, एक चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल नंदिनी, इसमें दो राय नहीं है, और इस पर जोर लगातार देते जा रहे हैं। क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है, अखिलेश यादव PDA की बात कर चुके हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर चुके हैं, सवर्णों की उनकी बात वो नहीं कर रहे हैं फिलहाल। और अगर हम बात करें नंदिनी, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि दलितों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, OBC को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि सबको पार्टी को पता है कि भले ही जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश बना हुई हो, पर उसके बावजूद यहाँ पर ये जानकारी सबको है कि कौन वोट वर्ग कितना है, कितने % कहाँ के कितने वोट है। हाँ, जाति हिसाब से स्पष्ट नहीं है कि OBC जाति में कौन जाति है, कितना यहाँ पर जनसंख्या है, पर यहाँ पर जो वोट वर्ग की जानकारी है, प्रतिशत की जानकारी, वो सबको, इसीलिए यहाँ पर PDA की बात भी की जा रही है। दलित OBC के लिए यहाँ पर महाकुंभ कराने की व्यवस्था भी बीजेपी कर रही है। कांग्रेस भी इसके कल दलित गौरव संवाद यात्रा निकालने वाली 9 अक्टूबर से 26 नवंबर तक का ये कार्यक्रम चलेगा, पर यहाँ पर सवर्ण वर्ग की बात कोई नहीं कर रहा। तो निश्चित रूप से ये जितने मुद्दे हैं नंदिनी वो चुनावी हैं, और चुनाव को देखते हुए इस तरह के बयान आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली शराब घोटाले की जांच का जैसे जैसे दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल शराब घोटाले में आज आप सांसद संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी उनसे कई सवालों के जवाब मांगेगी। सूत्रों के हवालों से बात सामने आ रही है कि इस घोटाले की रकम का कहीं ना कहीं तार संजय के करीबियों से भी जुड़े हैं, इसलिए ईडी अब संजय से जुड़े लोगों से भी पूछताछ के लिए उन्हें बुला रही है। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जब से गिरफ्तार हुए हैं, लगातार शराब नीति घोटाले को लेकर गिरफ्तारी के बाद अब संजय सिंह के करीबियों पर भी ईडी ने समन भेजा है, उनसे पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि संजय सिंह के करीबी विवेक मिश्रा है, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से लगातार पूछताछ करेगी। आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा। वहीं पर अब आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, अब करीबियों पर भी शिकंजा धीरे धीरे ईडी का कसता जा रहा है। आप सांसद संजय सिंह की लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जी बिल्कुल नंदन जी, इस प्रकार से शराब घोटाले के मामले में बात की जाए तो संजय सिंह पर आरोप तय किए गए हैं। 2 करोड़ की रिश्वत लेने का भी आरोप तय किया गया है। और जिस तरीके से की जाए तो तमाम जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का मामला जो है संजय सिंह पर लगा है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी है और हमेशा से ही बात की जाए तो केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं।
जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर शिकंजा जो है कसता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें आम आदमी पार्टी और संजय सिंह की बढ़ती ही चली जा रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पूछताछ की गई है। उनके बेहद दो जो करीबी रहे, सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, शुक्रवार को ईडी ने उनसे पूछताछ की और ये पूछताछ करीबन 9 घंटे तक चली। बाकायदा ईडी ने समन भेजकर उनको पूछताछ के लिए बुलाया था और दोनों 9 घंटे तक ईडी ने उन दोनों से पूछताछ की और भी चीजें इस शराब घोटाले मामले में शामिल आ सकते हैं। जिस प्रकार से लगातार कार्रवाई ईडी की चल रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसता ही चला जा रहा है। नंदिनी जी देखिए, जब सर्वेश मिश्रा से मीडियाकर्मी ने बातचीत करनी चाहे तो उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी और इस पूरे मामले में दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया गया है। क्या लगता है और कितनी मुश्किलें आने वाली हैं आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, मुश्किलें तो अब बढ़ती ही चली जाएंगी। जिस प्रकार से सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी दोनों से 9 घंटे तक तकरीबन पूछताछ हुई। ईडी ने बाकायदा कई रिपोर्ट जो है इन पूछताछ के आधार पर बनाए, काफी सवाल जवाब दोनों से किए गए और जिस तरीके से निकल के जानकारी सामने आ रही है कि 2 करोड़ रिश्वत लेने का जो मामला था, ये पैसे 2 किस्त में संजय सिंह को दिए गए। इसके बाद संजय बात की जाए तो दिल्ली की जो शराब नीति है उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया अपने खास लोगों के लिए और वहां से जो है पैसे उठाए गए। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार संजय सिंह पिछले दिनों से ही केंद्र सरकार पे हमलावर रहे थे, सदन में तमाम तरीके की बातें देखी गई थी, उनको सस्पेंड तक किया गया था और जब कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई मौका नहीं चूकते थे सरकार के खिलाफ। इसके बाद अगर बात की जाए तो विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा से 9 घंटे की पूछताछ में कई सारी चीजें निकल के सामने आई हैं, जो बात की जाए तो सबके सामने धीरे धीरे निकल के आएंगी। ईडी ने तमाम तरीके की बात की जाए तो पूछताछों में कई आधार रखे हैं, किस प्रकार से पैसों का लेन देन हुआ, कितनी किस्त में पैसों का लेन देन हुआ, कहाँ पे इन पैसों का लेन देन हुआ और पैसों का जो है यूजेस जो है वो कहाँ किया आएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा जो है वो कसने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री हाउस के रेनोवेशन में तकरीबन करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और बात की जाए तो तमाम याचिकाएं इस पर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मांगी थी कि मुख्यमंत्री आवास पे कितने रुपए जो है वो बहाए गए हैं। तो जिस तरीके से बात की जाए तो मनीष सिसोदिया हुए, स्वतंत्र जैन हुए, इसके बाद संजय सिंह का नंबर होता है और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी इस समय अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर में गुजर रही है और इसके बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का नंबर आएगा, क्योंकि बात की जाए तो मुख्यमंत्री आवास पे जो रिनोवेशन में खर्च हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाकर उठा रही है। साथ ही साथ जो शराब नीति का जो मामला है जिसमें संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ हुई है, इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे पूरी तरीके से हमलावर है और आम आदमी पार्टी इसको डिफेंड करते हुए अभी तक नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज मेरठ में भी आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन होगा। इसी के साथ आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और लगातार आम आदमी पार्टी को फंसाया ही जा रहा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये बयान दे रही है। देखिए, अगर बात की जाए, अगर सारे आरोप निराधार है, बेबुनियाद है, तो हाई कोर्ट से जमानत क्यों नहीं हो पा रही है? सबसे बड़ी बात, मनीष सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर है। मनीष सिसोदिया की जमानत तो 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी, इनको जमानत मिलेगी या नहीं मिली हाईकोर्ट तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता और मंत्री अभी भी जेल के अंदर हैं और तीसरे जो नेता है संजय सिंह, उन पे भी लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है, पूछताछ लगातार चल रही है। 5 दिन की रिमांड में संजय सिंह को रखा गया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो बैकफुट पे जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेने की कोशिश जो है चुनाव के ठीक पहले कर रही है। अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के समर्थन में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम जो राजनीतिक दल हैं, INDI के तले जो राजनीतिक दल आते हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, जमानत मिलना भी मुश्किल होता चला जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं को। ऐसे में सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से 9 घंटे की पूछताछ के बाद जो चीजें निकल के सामने आई हैं, ईडी अब उसको लेकर आगे बढ़ेगी, उस आधार पर कार्रवाई करेगी और 5 दिन के जो रिमांड के बाद जो पूछताछ होगी, फिर पेशी होगी, तो ये संभवतः उम्मीद लगाई जा रही है कि ईडी जो है वो रिमांड की डेट इन 5 दिनों के बाद और भी बढ़ा सकती है। जी, जिस तरीके से विवेक आपने बताया कि ईडी अपनी रिमांड डेट और आगे बढ़ा सकती है, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी का अब अगला स्टैंड क्या हो सकता है?
देखिए, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले को डिफेंड कर रही है, पूरे मामले को निराधार बता रही है और अपने सभी नेताओं का पक्ष लेते हुए साफ तौर पर ये कहा जा रहा है दिल्ली के बात की जाए तो जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि ये पूरा मामला निराधार है और ये बदले की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्योंकि चुनाव से पहले वो डर रही है। खैर, इस प्रकार की बातें जो है वो किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा करना लाजमी है, वो अपने डिफेंड में ये बातें करते हैं, लेकिन असल जो मामला चल रहा है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है और जिस तरीके से कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, अगली सुनवाई मनीष सिसोदिया की जमानत को 12 अक्टूबर को होगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी किस आधार पे बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के वकील जमानत की मांग करते हैं, क्योंकि इसके पहले जब भी जमानत की मांग की गई थी तो वो अपील खारिज कर दी गई थी। बात की जाए तो 5 दिनों के रिमांड पे संजय सिंह है और 5 दिनों के रिमांड के बाद पूछताछ में जो कुछ निकल के सामने आएगा उसके आधार पर ईडी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा संजय सिंह के करीबियों पे लगातार धरपकड़ जारी है, उनसे भी पूछताछ लगातार घंटों की जा रही है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 5 दिनों के रिमांड के बाद अपनी रिमांड और भी बढ़ा सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में इतिहास रच दिया है। भारत ने चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स में अपना 100वां मेडल जीता है। भारत के लिए 100वां मेडल भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है। 25 गोल्ड, 32 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने शतक लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को बधाई दी है। तीरंदाजी में भारत को गोल्ड और सिल्वर मिला है। 4 अक्टूबर को भारत के कंपाउंड तीरंदाजी टीम में शामिल ज्योति वेनम और ओजस देवताली की भारतीय मिश्रित टीम ने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही तब भारत के कुल मेडल 70 के पार हो गए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। नेताओं का घर वापसी, एक बार फिर से पार्टी में दूसरी पार्टी से जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं अब पूर्व बसपा नेता इमरान मसूद कांग्रेस में जा रहे हैं। आज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बड़े मुस्लिम नेताओं के तौर पर जाने जाने वाले इमरान मसूद पहले से ही कांग्रेस में थे। तो आज फिर से कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं इमरान मसूद। 2022 में कांग्रेस छोड़कर सपा में गए थे। इसके बाद सपा के बाद उन्होंने बसपा का दामन थामा था। इसके बाद से फिर वो एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, इमरान मसूद आज एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इमरान मसूद पश्चिम से आते हैं। पश्चिम के एक बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पे इनको जाना जाता है और बात की जाए तो 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी आए थे। समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं मिलने की स्थिति में उन्होंने बसपा ज्वाइन की थी। अब बात की जाए तो बसपा से भी उनका मोह भंग हो चुका है। जिस प्रकार से पश्चिम में चंद्रशेखर से नजदीकियां बढ़ाई जा रही थी और वहां से बसपा सुप्रीमो के आदेश के बाद इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये फिर से कांग्रेस के टच में आ गए। लगातार जो है कांग्रेस के नेताओं से इनकी बातचीत होती रही थी। जब ये कांग्रेस में थे तो इंदिरा गांधी के खासम खास माने जाते थे और एक बार फिर से उनकी घर वापसी हुई है। कई बड़े दिग्गज नेताओं के बात की जाए तो कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं इसमें जो कार्यक्रम हुआ है उसमें ये मौजूद रहेंगे। इमरान मसूद की घर वापसी कराई जाएगी। बात की जाए तो एक समय ऐसा था जब प्रियंका गांधी के बेहद खास माने जाते थे इमरान मसूद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नाम है, मुस्लिम लीडर के तौर पर जाना जाता है। बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार बसपा से उनका मोहभंग हुआ, इसके बाद बात की जाए तो दानिश अली जो अमरोहा से बीएसपी के सांसद है उनकी भी नजदीकियां अब कांग्रेस से बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं बसपा को एक झटका लगा हुआ है और जिस झटके के लिए कहीं ना कहीं बसपा भी तैयार थी और ऐसी जो कार्रवाई है बसपा पहले से भी करती आ रही है कि जो भी पार्टी लाइन के विपरीत जाएगा, गाइडलाइन के विपरीत जाएगा, उनको अनुशासनहीनता के मामले पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। जिस तरीके से इमरान मसूद की नजदीकियां चंद्रशेखर रावण से बढ़ती चली जा रही थी, ये बात बसपा सुप्रीमो को कहीं ना कहीं नागवार गुजरी और बसपा से उनको निष्कासित किया गया। इसके बाद अगर बात की जाए तो अप्रोच किया इमरान मसूद ने कांग्रेस में फिर से वापस आने का और कांग्रेस ने उनका स्वागत किया। आज वो कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी फिर से सदस्यता दिलाई जाएगी, कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, उन सभी की मौजूदगी में इमरान मसूद की घर वापसी होगी। नंदनी जी
विवेक, देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार अब सक्रिय होते भी नजर आ रही है और एक बार फिर से इमरान मसूद की वापस एंट्री हो रही है कांग्रेस पे। तो क्या लगता है कितनी मजबूती मिलने वाली है? जिस तरीके से बताया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ ज्यादा है। देखिए, अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम लीडर के तौर पर इमरान मसूद को जाना जाता है। सहारनपुर का जो बेल्ट है उसके आसपास कीजिए, वहां उनका वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मदद जरूर मिल सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 की कह सकते हैं कि शुरुआत होने वाली है। और जो 25 से 27 दिन उत्तर प्रदेश में यात्रा रहेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा योगदान इसमें रहेगा। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लाभ मंडी कर रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, रालोद और कांग्रेस लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत बना रही है। क्योंकि पिछले 2 चुनाव की अगर बात करें, दोनों विधानसभा चुनाव की बात करें और लोकसभा चुनाव की बात करें, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक मजबूत पैठ बनाई थी। विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें जीती 2017 में, उसके बाद 2022 में लगभग 90 से ज्यादा सीटें जीती। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाना होगा, जिसकी जुगत में समाजवादी पार्टी और रालोद साथ ही साथ कांग्रेस भी जो है वो जुट गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है। इमरान मसूद इसके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ऐसा कांग्रेस को लगता है। इसीलिए उनकी दोबारा घर वापसी कराई जा रही है। क्या लगता है इमरान मसूद को क्या कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है कांग्रेस में? देखिए, वो चीजें आज ज्वाइनिंग के बाद पता चलेगा कि उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है। फिलहाल उम्मीद लगाई जा रही है कि इमरान मसूद को लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लड़ाया जा सकता है। और इसमें अगर हाईकमान की सहमति बनती है तो वो लोकसभा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। अभी भी 6-7 महीने का समय शेष है लोकसभा चुनाव में, तो ऐसी भविष्यवाणी करना बिल्कुल सटीक नहीं होगा। अब कांग्रेस का हाईकमान किस प्रकार से उनको नेतृत्व प्रदान करता है, क्या जिम्मेदारी देता है, ये ज्वाइनिंग के बाद क्लियर हो पाएगा उसका। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इमरान मसूद फिर से कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं। बता दें कि आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं इमरान मसूद। 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थामा था, इसके बाद बसपा में शामिल हुए, इसके बाद फिर से कांग्रेस में उनकी वापसी हो रही है। तो मेरठ में आज आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल है। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कमिश्नरी पार्क में आप का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। भारी संख्या में आप कार्यकर्ता वहां पर जुटेंगे। मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आज कमिश्नरी पार्क में आपका जोरदार विरोध प्रदर्शन है। भारी संख्या में आप कार्यकर्ता जुटेंगे। तो सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी आज मेरठ में विरोध प्रदर्शन करेगी। मेरठ जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज आम आदमी पार्टी अपना हल्ला बोल कर रही है। मेरठ में विरोध प्रदर्शन जताएगी। कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे और सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है, गलत आरोप है, उन्हें फंसाने के लिए ये सब सारे आरोप लगाए गए हैं। भारी संख्या में आज मेरठ में आपके कार्यकर्ता वहां पर जुट रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। तो मेरठ में आज आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल है। लगातार संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन जता रही है। मेरठ में आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कमिश्नरी पार्क में आम आदमी पार्टी का आज जोरदार प्रदर्शन देखा जाएगा। बता दें कि भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर जुटेंगे। मेरठ जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजन सोनकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। मेरठ में आज देखिए आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन होगा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छापेमारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, सरकार के खिलाफ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दरअसल
गलत है, बेबुनियाद है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं? अंकुश चौधरी जो जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, उनके नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्या कुछ मांगे, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकुश जी, क्या कुछ मांगे हैं, किसके आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा जो सदन से लेके सड़क तक और सड़क से लेके सदन तक गरीबों की, मजलूमों की सबसे सशक्त आवाज है, उसको चुप करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। ये अघोषित आपातकाल है। 2024 के चुनाव का आगाज नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। अपने अनुवांशिक संगठनों को छुट्टी पे भेज के ये ईडी और सीबीआई को इन्होंने काम पे लगाया है। ये चुनाव जीतने की मशीनरी के तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं। जिस तथाकथित शराब घोटाले की ये लोग बात करते हैं, पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा रेड इन्होंने डाली, इनको झुंझुना नहीं मिला। उसके बाद इसी 6 महीने पहले संजय सिंह जी से लिखित में ईडी माफी मांगती है। आजादी से आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी, लेकिन ईडी माफी मांगती है और कहती है कि हाँ, गलती से आपका नाम हो गया। तो हमारा कहना इतना है कि लोकतंत्र की हत्या बंद करनी चाहिए तानाशाह सरकार को। और संजय सिंह ने मणिपुर जब जल रहा था तो सदन में सवाल उठाया। जब उसके बाद में जो किसानों की आवाज को उन्होंने बुलंद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 फीट की दूरी पे खड़े होकर नारा लगाया कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। तो हम लोग जमीनी नेता हैं संजय सिंह। वो उन्होंने अपने घर के बाहर बैनर लगाया कि आइए फक्कड़ हाउस में आपका स्वागत है, इनको कुछ मिलेगा नहीं। तो संजय सिंह की आवाज को बंद करने के लिए, उसको चुप करने के लिए इन लोगों ने ऐसी कायराना हरकत की। लेकिन हम लोग संजय सिंह के सिपाही हैं, उनसे राजनीति सीखें। सड़कों को खामोश नहीं होने देंगे, सड़कों पे आंदोलन करेंगे। आज हम लोगों ने ईडी का पुतला जलाया और महामहिम राष्ट्रपति के महोदय जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित किया कि केंद्र की तानाशाह मोदी सरकार जो है संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग कर रही है, तो उनको हस्तक्षेप करके इनको बंद करना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 200 करोड़ के घोटाले का भी आरोप आ रहा है संजय सिंह जी पर। कहा जा रहा है कि 200 करोड़ के घोटाले में उनका नाम शामिल किया गया है, आरोप है उन पर। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, मामला सब मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कोर्ट में, लेकिन अभी कोर्ट की किस तरीके की टिप्पणी आई हमने देखा। मनीष सिसोदिया जी के मामले में क्या कोर्ट ने कहा कि कोई ठोस एविडेंस तो लाइए। आप कहते हैं कि पैसा, अरे कहाँ गया पैसा? जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कहाँ चला गया पैसा? तो ये सारा का सारा तथाकथित मनगढ़ंत घोटाला है। जिस शराब घोटाले की ये लोग बात करते हैं, उस शराब नीति पहले 5000 करोड़ मिलता था और जब नई शराब नीति लागू की तो उसमें 6500 करोड़ रुपया मिला। पहले 850 ठेके होते थे, फिर 650 ठेके थे, ठेके भी कम थे। शराब नीति हमने बदली तो सरकार के रेवेन्यू का फायदा हुआ, लेकिन भाजपाइयों को ये नहीं पछता, क्योंकि अगर सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है तो अरविंद केजरीवाल गरीबों और मजलूमों के लिए काम करते हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, 400 यूनिट का आधा दाम लेते हैं, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री देते हैं, 20 लीटर पानी फ्री देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, बच्चों को शिक्षा सुविधाएं देते हैं। ये गुना है अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह जी का। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। इनको सिर्फ एक ही काम आता है, इनको लड़ाना आता है, भिड़ाना आता है। इनकी और हमारी राजनीति में थोड़ा सा अंतर। ये कहते हैं मारो काटो राज करो, हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। संजय सिंह का गुनाह ये है कि बेघर बेदर लोगों की आवाज को उठाने का। पहले मनीष सिसोदिया, उसके बाद में संजय सिंह, तमाम एक एक करके 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ करने वाले हैं? आगे भी गिरफ्तारी हो सकती है। मैं हम इन गिरफ्तारियों से, इन बंदर कुर्तियों से डरने वाले नहीं। आम आदमी पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता आंदोलन की कोख से निकला है। हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, हम सड़कों को खामोश नहीं होने देंगे। मोदी जी में और उनकी ईडी में, उनकी सीबीआई में जितनी ताकत है उनकी एजेंसियों में, वो करके देख ले, हम लोग रुकेंगे नहीं, सड़कें खामोश नहीं होंगी। संजय सिंह के समर्थन में, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। कोर्ट में हमारे वकील और हमारी तमाम पार्टी उसको देख रही है और सड़कों पर तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इसको मजबूती से हम लड़ाई तो क्या ये विरोध प्रदर्शन केवल जिला स्तर की सड़कों पर रहने वाला है या राजनीति में भी राजधानी में भी जाने के विचार है? देखिए, राजधानी में तो जिस दिन उनके घर पे इंडिया की छापेमारी, उसी दिन हम लोगों ने राजधानी में किया। उसी दिन संजय सिंह जी के घर के बाहर हम लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट किया। परसों के नाम में पार्टी दफ्तर पे किया, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पार्टी। आज हम लोगों ने मेरठ में किया और मेरठ में आज नहीं, आने वाले दिनों में फिर दोबारा प्रदर्शन करेंगे। उनको धरने पे हम लोग उसको दोबारा से करेंगे। हमारे साथ में महानगर के अध्यक्ष अंकित गिरी पूरी टीम के साथ लगे और अभी महानगर में, महानगर क्षेत्रों में, वार्डों में जाके ये पोल खोल अभियान शुरू करने वाले हैं। और संजय सिंह जी के जो काम थे वो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नकारा निकम्मी सरकार है, मोदी जी का जो घोटाला है उसको उजागर करने का काम करेंगे। ये मोदी जी का काम है। मोदी जी का महाभ्रष्ट वाशिंग पाउडर है। ये सारे के सारे नेता दागी, आप देख लो, शारदा चिटफंड में घोटाले में देखो जब नाम आता, सिंचाई घोटाले में आप देखो किस तरीके से, वाटर घोटाला है, ये सारे के सारे घोटाले, व्यापम घोटाला शिवराज मामा का। ये घोटालेबाजों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, वाशिंग पाउडर में धुलेंगे, बिल्कुल साफ निकलेंगे। अगर विपक्ष में जाओगे
ये वही अजीत पवार है जिसको कहते थे कि चक्की पी सिंह। ये वही अजीत पवार है जिसको कहते थे प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ के घोटाला इन्होंने किया और 2 दिन बाद अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को शुचिता और ईमानदारी की नसीहत नहीं देना चाहती। वो कहते 10 मिनट मेरे पास खड़ा होता है तो वो भस्म हो जाता है बेईमान व्यक्ति। अब ये कौन सी बेईमानी इन्हीं के बराबर में खड़ा होता है। केंद्र सरकार से लगातार टक्कर दे रहे हैं आप, कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखिए, हमें कहीं इस लड़ाई में तमाम उन नेताओं का हम लोगों को साथ मिल रहा है कि जमीनी नेता संजय सिंह तल से ऊपर उठ के मैं अगर बात करूं तो उनकी छवि इस देश के दमदार विपक्ष के नेता की मजबूत आवाज के रूप में थी। वो सशक्त वो आवाज थी जो गरीबों मजलूमों की आवाज उठाते थे। तल राजनीति से ऊपर उठ के आपने देखा तमाम नेताओं का समर्थन राजन, मिला। देखिए भारतीय और जनता आम पार्टी की जनमानस तरफ से इस तरीके लगातार साथ ये भी है कहा जा रहा है कि ये अब ये उनके जांच द्वारा की जो किए गए आंच है कार्य सही वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगी। और लगातार देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उतने ही आरोपी हैं जितने सांसद संजय सिंह हुए, चाहे वो मनीष सिसोदिया हुए। लगातार गिरफ्तारी की जा रही है मनीष सिसोदिया के बाद में संजय सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो? मैंने पहले ही कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं। ये एक नहीं 1,000 बार जांच करा ले। अरविंद केजरीवाल जी पे इतनी सारी जांचें इन्होंने कराई, उनके घर पे इतनी रेड डाली, मुख्यमंत्री के घर में रेड डाली, उनके बेडरूम तक को छान मारा, कुछ मिला है? चवन्नी नहीं मिली। तो हम पहले से कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पूरी टीम, पूरे नेता सब लोग सुचिता और ईमानदारी की राजनीति करते हैं। हम लोग फकीरी की जिंदगी जीने वाले लोग हैं। हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं सामान्य परिवारों के लोग हैं, मध्यम वर्ग के परिवारों के लेकर, कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं। हम लोगों ने जब इस देश के आजादी की, इस देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आजादी की दूसरी लड़ाई अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में शुरू की है, तो वो हमारा आइडल है। अगर ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मैंने अभी जैसे ही बताया कि इस स्कैम के बारे में बात कर लो, नेताओं के बारे में बात करो, इन पे जांच कराओ। मोदी जी क्यों चुप है? भारतीय जनता पार्टी, उनकी मोदी सरकार क्यों चुप है? इनको कौन से वॉशिंग पाउडर में उन्हें धोया? इनसे शुरुआत करें ना। और अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के किसी नेता पे जितनी चाहे जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने हो गया। बिल्कुल, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पहले मनीष सिसोदिया को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया लंबी पूछताछ के बाद में। इसी तरीके से संजय सिंह के साथ में किया गया। तमाम ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी गिरफ्तार होते रहेंगे तो आप लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे क्या? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर नहीं, राजधानी में नहीं, जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। हम संजय सिंह जी की वो आवाज है, एक संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन सैकड़ों संजय सिंह आज समाज में उनकी आवाज को उठाने का कार्य जनता के सामने करें। तो अगला क्या स्टेप होने वाला है? आगे की रणनीति क्या है? किस तरीके से करने वाले हैं? ना स्टेप हम लोगों के बीच में जहां तक जा जाकर इन चीजों के बारे में लोगों को बताया जाएगा, हम पूरा प्रयास करें। तमाम तो बिल्कुल जानकारी के लिए देखिए बहुत बहुत नंदनी, धन्यवाद आपका राजन। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को हुए हत्याकांड से गांव में दहशत में है। वहीं इस मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई भी लगातार जारी है। पुलिस ने मृतक प्रेमचंद यादव के मकान पर बेदखली की कार्रवाई के लिए राजस्व की टीम ने नोटिस चस्पा किया है। बताया गया है कि प्रेमचंद का मकान सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इस घर के अलावा प्रेमचंद के 2 अन्य मकानों पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सभी आरोपियों का घर गिराया भी जाएगा। इससे पहले देवरिया हत्याकांड में एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 15 पर गाज गिरी थी। बीते दिन देवरिया में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की थी। तो देवरिया हत्याकांड में लगातार अब प्रशासन की तरफ से एक्शन जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक प्रेमचंद यादव के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई आगे की जा सकती है। 15 दिन तक जवाब मांगा गया है। 15 दिन के बाद लगातार एक्शन जारी रहेगा। और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कई अधिकारी और कई जो बड़े प्रशासन की तरफ से अधिकारी थे उन पर भी ये गाज गिरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं और तमाम तरह के अब आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देवरिया के नरसंहार को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है अभी तक?
देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए 2 अक्टूबर को लेकर के जिस तरीके से जो नरसंहार देखने को मिला था कुशीनगर के लेहड़ा गांव में, वहां पर उसके बाद से जिस तरीके से पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले का संज्ञान लिए थे। मौके पर अगर बात की जाए स्पेशल डीसी प्रशांत कुमार के साथ साथ प्रमुख सचिव भी मौके पर पहुंचे थे। उस दौरान जो जांच पड़ताल की गई थी, जांच पड़ताल के बाद जो लापरवाहियां सामने आई थी, उस लापरवाही के तहत अगर बात की जाए सीओ, इंस्पेक्टर समेत लगभग 15 जो कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था। फिलहाल इस मामले के बाद से जो तफ्तीश में सामने आया था वो ये सामने आया था कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो मकान बनाया गया था, उस मकान को भी ढाने की जो कवायद है वो भी तेज हो गई है। फिलहाल इस घटना के बाद से जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई थी, गिरफ्तारी के बाद जब बिल्डोजर वहां पर पहुंचा था, तो बिल्डोजर अगर गिराने की बात की जाए तो उसको किसी तरह के आदेश नहीं दिए गए थे, जिसके कारण जो आगे की कार्रवाई है वो नहीं हो पाई थी। देर शाम तक वहां पर बिल्डोजर टिका रहा। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए जो तहसील स्तर पर जो पूरी जांच पड़ताल की जा रही थी, जांच पड़ताल में यह देखा गया था कि जिस जमीन पर जो पूरा मकान बना हुआ था वो वन विभाग की जमीन थी, वो सरकारी जमीन थी और केवल उस जगह पर वही एक प्रेमचंद का मकान नहीं बना हुआ था। उसके साथ साथ कई और लोगों के मकान भी बने हुए थे, उसको भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही थी, नपाई की जा रही थी। नपाई के आधार पर वहां पे जितने भी जो मकान बने हुए हैं या फिर चाहे जो हत्यारे जो जिसकी हत्या हुई प्रेमचंद, उसके जो परिवार की बात की जाए, उसके घर वालों का भी जो मकान बना हुआ है उसको लेकर के पूरा जो है माप किया गया था तहसील स्तर पर। और मापिंग के बाद जो वहां पे जो 67 की जो नोटिस दी जाती है वो नोटिस दी गई थी, जिसके तहत साफ तौर से कहा गया था कि ये मकान सरकारी जमीन पर बना हुआ है और इसको जल्द से जल्द खाली कर दे और उसके बाद जो है इसको जो गिराने की कवायद है वो शुरू की जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद से लगातार जो परिवार है वो इस भय में है कि कब उसका मकान गिरा दिया जाएगा। उसको लेकर के लगातार जो अधिकारी हैं उनके पास भी दौड़ाई लग रही है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें जो कार्रवाई को लेकर के सोशल मीडिया पर भी लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं वो निगाह रख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लगातार भड़काऊ जो पोस्ट किए जा रहे हैं उस भड़काऊ पोस्ट पर भी खास तौर से निगाह रखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से देवरिया में नरसंहार हुआ उसको लेकर के कई आपत्तियां भी आई, कई टिप्पणी भी ट्विटर पर देखने को मिली, सोशल मीडिया हैंडल पर देखने को मिली, जिसमें साफ तौर से कहा यह जा रहा था कि जिस तरीके से अगर किसी के घर के सदस्य की हत्या की जाएगी तो वो केवल हाथों पे हाथ धर करके नहीं बैठेगा। तो इस मामले में जिस तरीके से जिसने ट्वीट किया था उसको भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद से लगातार जो अधिकारी हैं वो भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं कि किसी तरह की कोई अफवाहों पर किसी तरह का जो बवाल है या फिर माहौल बिगड़ने की जो आशंका है वो ना जाहिर हो और किसी तरह का माहौल ना बिगड़ने पाए। फिलहाल जो बिल्डोजर की कार्रवाई को लेकर के जो नोटिस चस्पा कर दी गई, नोटिस चस्पा करने के बाद जो उनसे समय मांगा गया, उनके जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि वो दस्तावेज आखिर वहां पर वो जो बना करके रह रहे हैं, किससे वहां पर परमिशन ली गई थी, कैसे क्या कुछ देखिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है नंदनी जी कि जिस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ, कब्जा होने के बाद वहां पर पूरा मकान बन गया, मकान बनने के साथ साथ कई और वहां पर मकान बन करके लोग वहां पर निवास करने लगे, तब तक जो तहसील स्तर के जो अधिकारी थे वो कहां थे? क्या उस पर उनकी निगाह नहीं गई थी या फिर उनकी भी मिली भगत शामिल रही थी? क्योंकि अब जो घटना हुई, घटना के बाद जब सरकार ने संज्ञान लिया तो संज्ञान लेने के बाद जो कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई की जद में आने से बचने के लिए जो और अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर के अब सरकारी जमीन दिखाते हुए जो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सीएम खुद इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, तो उसके बाद जो निचले स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी आंख खुलती है और उसके बाद सरकारी जमीन का दावा करके जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको बताया जाता है कि उनके द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा है, उस कब्जे को यहां से हटाया जा रहा है क्योंकि यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस मामले को लेकर के जो अभी तक जो हत्या में लापरवाही देखी गई, जमीनी विवाद में लापरवाही देखी गई, उसको लेकर के कार्रवाई हुई है। लेकिन अब जो कार्रवाई ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सरकारी जमीन पर जो मकान बना हुआ, वहां पर जो और लोग मकान पर रह रहे हैं उनको भी बेघर किया जाएगा। जो बिल्डोजर चलेगा तो उसमें और किसकी किसकी संलिप्तता रहेगी, क्योंकि सरकार कलीम देखिए जिस तरीके से प्रशासन ने बड़ी लापरवाही बरती, उसके बाद अगर इस पूरे मामले को लेकर पहले संज्ञान ले लिया गया होता तो शायद ये नरसंहार नहीं होता। लेकिन इसके बाद क्या कुछ लगता है अभी और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है और कितना दिन अभी लगेगा और कितने आरोपियों के घर गिराए जा सकते हैं? देखिए जाहिर सी बात है जिस तरीके से अगर प्रेमचंद के मकान की बात की जाए, क्योंकि ये हत्या की शुरुआत जो है प्रेमचंद के मकान से हुई थी, क्योंकि प्रेमचंद की जिस तरीके से हत्या हुई तो उसके परिवार ने एकाएक उसके जो विपक्षी के घरों की बात की जाए उनके घर पहुंचे और चाहे फिर उसमें महिलाएं हों, बच्चे हों, सभी को मौत की नींद सुलाई गई। उसके बाद से जब सरकार जागी, क्योंकि जिस तरीके 2 अक्टूबर की ये जो घटना है वो ये एक बड़ी घटना रही और इस मामले को लेकर के फिलहाल जिस तरीके से सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए थे वो ये सभी निर्देश एक खोखले साबित हुए, क्योंकि इसका उदाहरण अभी बात की जाए
बीते दिन की घटना यानी कि कल की अगर हम घटना की बात करें, जो कानपुर में घटना देखने को मिली, क्योंकि वो भी जमीनी विवाद को लेकर के घटना हुई थी। क्योंकि जमीनी विवाद को लेकर के साफ तौर से सीएम की तरफ से आदेश दिए गए कि जो भी जमीनी विवाद के जो मामले हैं तत्काल उसको 48 घंटे में उसका निस्तारण कराया जाए, वरना जो संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो देवरिया कांड है, उस देवरिया कांड में अभी जिस तरीके से घटना हुई और लापरवाही है जो और सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो और भी संलिप्तता सामने आएंगी और कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। फिलहाल सवाल यह है कि आखिर इसमें संलिप्तता और किसकी किसकी पाई जाएगी। जो जांच अभी चल रही है उस जांच में और कौन कौन दोषी पाया जाएगा और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, यह भी एक बड़ा सवाल लगातार बना रहेगा। नंदिनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए शहर शहर खबर खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।